राज्यपाल ने प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता का दिया मंत्र। नवाचार से चुनौतियों के समाधान और शोध के लैब से लैंड तक की यात्रा को साकार करने पर जोर। भाजपा के स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रम। रांची में मिलन समारोह। आदित्य प्रसाद साहू और बाबूलाल मरांडी बोले, लोगों की पहली पसंद भाजपा, देश को पार्टी पर भरोसा। देश में पर्याप्त एलपीजी स्टॉक। झारखंड समेत देश भर में 2 दिनों के दौरान 5,500 से अधिक जागरूकता शिविर। रांची में प्रवासियों को दिए जा रहे छोटे सिलेंडर। और राज्य के कई क्षेत्रों में 9 अप्रैल तक बारिश का पूर्वानुमान। रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग समेत आसपास के जिलों में ओलावृष्टि की आशंका। तापमान में गिरावट के आसार। नमस्कार, खबरी झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। देश के 5 प्रदेशों में चुनाव प्रचार चरम पर है। सभी दलों के नेता चुनाव प्रचार में पसीना बहा रहे हैं। प्रधानमंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज असम में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। डिब्रूगढ़ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने राज्य की ढांचागत संरचना और कनेक्टिविटी विकास के क्षेत्र में कई काम किए हैं। 10 साल पहले असम के लोगों को गुहार लगानी पड़ती थी कि गाड़ियां चल पाए, कम से कम ऐसी रोड तो बनाइए। आज ऐसे हाईवे बने हैं जहां गाड़ियां तो गाड़ियां, हवाई जहाज भी उतरते हैं। ये दिखाता है कि बीते 10 वर्षों में असम कितना बदला है। साथियों, बीजेपी एनडीए सरकार पूरे असम को कनेक्ट भी कर रही है और प्रशासनिक रूप से भी पहुंच में ला रही है। अब मुख्यमंत्री का सेक्रेटेरिएट डिब्रूगढ़ आ रहा है। यहां असेंबली का भी नया कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ये पूरे ऊपर असम के लिए बहुत बड़ी सुविधा होगी। साथियों, असम का ऐसा ही तेज विकास होता रहे, इसके लिए डबल इंजन सरकार बहुत ही जरूरी है। वर्तमान और दरई अहोमोर द्रुत उन्नयन वही था कि बोले डबल इंजन सरकार प्रयोजना से। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आईआईटी आईएसएम धनबाद में वैश्विक नवाचार को लेकर आज से शुरू हुए 2 दिवसीय इन्वेंटिव कार्यक्रम का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने अपने संबोधन में प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता का मंत्र दिया। उन्होंने नवाचार से चुनौतियों के समाधान और शोध के लैब से लैंड तक की यात्रा को साकार करने पर जोर दिया। आईआईटी आईएसएम धनबाद का परिसर देश के सर्वश्रेष्ठ मेधा और नवाचार का गवाह बना। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि इन्वेंटिव 2026 केवल एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि भारत के अनुसंधान और भविष्य की दिशा तय करने वाला एक क्रांतिकारी मंच है। उन्होंने कहा, जब शोध, निवेश और सही नीतियां एक साथ आती है, तभी राष्ट्र का सर्वांगीण विकास संभव होता है। आईआईटी आईएसएम धनबाद अपनी गौरवशाली शताब्दी विरासत के साथ साथ देश के अग्रणी संस्थानों में से एक है। ऊर्जा, खनन और पृथ्वी विज्ञान के साथ साथ उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में इसका योगदान अत्यंत सराहनीय रहा है। राज्यपाल ने भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा का स्मरण कराते हुए कहा कि देश एक बार फिर अपनी बौद्धिक क्षमता के बल पर विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने मेले में प्रदर्शित 150 से अधिक उच्च क्षमता वाले नवाचारों की सराहना की, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वास्थ्य और पृथ्वी विज्ञान जैसे क्षेत्रों में भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा को दर्शाते हैं। देश के विकास की नई दिशा निर्धारित हो रही है। मुझे जानकर विशेष हर्ष है, यहाँ देश के प्रतिष्ठित संस्थानों, स्टार्टअप, उद्योग जगत और निवेशकों की सक्रिय सहभागिता है।
150 से अधिक उच्च क्षमता वाले नवाचार किन क्षेत्रों में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। राज्यपाल ने लैब से लैंड की अवधारणा को साकार करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यहां से निकलने वाले विचार नए स्टार्टअप्स और रोजगार के अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का जिक्र करते हुए उन्होंने तकनीक और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता पर बल दिया और कोरोना काल में भारत द्वारा प्रदर्शित वैश्विक सहयोग की भावना को याद किया। दुनिया के अंदर अपनी पहचान यहाँ की अच्छी पढ़ाई के माध्यम से कर सकते हैं। इस कारण मुझे IIT की शैक्षणिक उत्कृष्टता, अनुशासन और नवाचार संस्कृति को निकट से समझने का अवसर मिला है। साथियों, मेरी दृष्टि में ये मंच केवल विचारों के आदान प्रदान तक सीमित नहीं है, बल्कि लैब से लैंड तक की यात्रा को साकार करने का माध्यम है। यहाँ से जो संवाद और साझेदारियां निकलेंगी, वे नए स्टार्टअप्स, नई तकनीक और नए रोजगार के अवसरों को मार्ग प्रशस्त करेगी। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए राज्यपाल ने युवाओं से अपनी सृजनशीलता को राष्ट्र निर्माण में लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहले देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। इस अवसर पर राज्यपाल ने संस्थान को नई सौगात देते हुए वाधवानी इनोवेशन सेंटर और प्रोजेक्ट रेन्यू सूर्या का भी विधिवत उद्घाटन किया। आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे अभियान नवाचार आधारित विकास को नई दिशा दे रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुसंधान, नवाचार, उद्यमिता को मजबूत बना रहा है, जबकि डिजिटल इंडिया और सेमीकंडक्टर मिशन देश को तकनीक आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत आधार प्रदान कर रहे हैं। राज्यपाल के इस दौरे और उनके उत्साहजनक शब्दों ने न केवल IIT के शोधकर्ताओं बल्कि देश भर से आए नवाचारियों में एक नया आत्मविश्वास भर दिया है। यह आयोजन निसंदेह भारत को वैश्विक तकनीकी केंद्र बनाने में मील का पत्थर सिद्ध होगा। धनबाद से शरद की रिपोर्ट। इन्वेंटिव समारोह में देश के 15 IIT समेत अन्य शीर्ष तकनीकी संस्थानों के प्रमुखों के साथ साथ नवाचार से जुड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि भी भाग ले रहे हैं। इस दौरान राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित प्रोजेक्ट रेन्यू सूर्या का भी उद्घाटन किया गया। इन्वेंटिव 2026 को विकसित हो रही तकनीक की दिशा में एक महत्वपूर्ण आयोजन माना जा रहा है। इसमें सस्टेनेबल और रिन्यूएबल एनर्जी को भी प्रमुखता दी गई है। इस मौके पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार प्रोजेक्ट रेन्यू सूर्या का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है। उसी दिशा में हम तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। उस शिक्षा में भारत अब नई पहचान बना रहा है। हमें ऐसा लगता है कि आर्थिक रूप से हम अच्छे होते जा रहे हैं और बाकी सारे क्षेत्र में भी हमारा देश अपनी अलग पहचान बना रहा है। और इस क्षेत्र में जैसा पहले लोग याद करते हैं कि तक्षशिला और सब को, पर अब लोग जब से अंग्रेज आए उसके बाद से कुछ बदल गया। अब मुझे लगता है कि हम और अच्छी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील कुमार बर्णवाल ने शोध और उद्योग के बीच के सेतु पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूट इकोसिस्टम को प्रयोगशालाओं से निकालकर वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान तक पहुंचाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। देखिए, ये जो आयोजन हो रहा है इन्वेंटिव 2026 का, ये चौथा एडिशन है। इसके पहले 3 एडिशन डिफरेंट IITs में हो चुके हैं। इसका होल पर्पस है कि सभी जो प्रीमियर टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं, IIT, NIT, IISER, इनके जो रिसर्च इकोसिस्टम है उसके माध्यम से जो एंटरप्राइजेज निकल रहे हैं, स्टार्टअप, ये सब, ये इनका एक कोलैबोरेटिव इफेक्ट हो, जिससे कि रिसर्च केवल लैब तक सीमित नहीं रह करके रियल लाइफ में पहुंचे, किस तरह से इंडस्ट्री को सपोर्ट करें। सुनील कुमार बंडवाल ने इस अवसर पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2021 की उपलब्धियों का लेखा जोखा भी साझा किया। उन्होंने बताया कि डिजिटल माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों का स्वास्थ्य डेटा सुरक्षित किया जा रहा है और यह तकनीक भविष्य में एकीकृत स्वास्थ्य तंत्र के निर्माण में मील का पत्थर साबित हो रही है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो 2021 में शुरू किया गया, इसमें एक तरह से हम हेल्थ केयर के लिए डिजिटल फाउंडेशन तैयार की
हमने रजिस्ट्रीज बनाई है, जो पेशेंट की रजिस्ट्री है जिसको हम आभा आईडी कहते हैं। हर एक सिटीजन को एक एक आभा आईडी दिया जा रहा है और अब तक करीब 87 करोड़ सिटीजन्स को आभा आईडी दिया जा चुका है। दूसरी, हमने हेल्थ फैसिलिटीज़ की रजिस्ट्री बनाई है, जो कि हॉस्पिटल, फार्मेसी, लेबोरेटरीज, ब्लड बैंक, इनकी रजिस्ट्री है, जो कि उनकी यूनिक एंड वेरीफाइबल आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करती है। प्रोजेक्ट रेन्यू सूर्या की प्रमुख वैशाली ने बताया कि आईआईटी आईएसएम के साथ हम मिलकर एक पाठ्यक्रम बना रहे हैं जिससे कि खनन से जुड़े लोगों को रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में तकनीक की जानकारी दी जा सके। बिल्कुल हम देख रहे हैं कि पूरे दुनिया से जो आप अब या हाइपर स्केलर्स देख रहे हैं, जो हमारे डेटा सेंटर्स हैं, सब इंडिया में आ रहे हैं। हमारे रिन्यूएबल एनर्जी हमने 15 साल स्टार्ट किया तो उस समय कोई इन्वेस्ट करने के लिए नहीं तैयार था। अब इन्वेस्टर्स भरे पड़े हैं हमारे क्षेत्र में। क्यों भरे? क्योंकि कंपनीज, हम जैसे कंपनियों ने एक्चुअली वॉक द टॉक किया है। हमारे पॉलिसी मेकर्स ने पॉलिसीज बनाई हैं जिससे कि कंटिन्यूस ग्रोथ हो। इन्वेंटिव 2026 को विकसित हो रही तकनीक की दिशा में एक महत्वपूर्ण आयोजन माना जा रहा है। इसमें सस्टेनेबल और रिन्यूएबल एनर्जी को भी प्रमुखता दी गई है। इस मौके पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार प्रोजेक्ट रेन्यू सूर्या का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है। उसी दिशा में हम तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। उच्च शिक्षा में भारत अब नई पहचान बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत का, वो इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज़ और लगातार जो एकेडमिया का इन्वॉल्वमेंट है उसके जरिए पूरा हो सकता है। अपने सहयोगी शरद के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, धनबाद। भाजपा ने आज 47वां स्थापना दिवस मनाया। दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने अन्य राष्ट्रीय नेताओं की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया। बाद में एक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ जिस दौरान उपस्थित नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश को भी सुना। इस मौके पर अपने संबोधन में श्री नबीन ने कहा कि देश की सेवा और विकसित राष्ट्र निर्माण पार्टी के लिए सर्वोपरि है। आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पे अपने करोड़ों कार्यकर्ताओं से ये आह्वान करता हूं कि मित्रों, हमें जो सत्ता मिली है वो इस देश की सेवा करने के लिए मिली है। हमें जो सत्ता मिली है वो भविष्य में भारत को और विकसित भारत बनाने के लिए मिली है। और अगर हम 2047 के विकसित भारत के सपने को अगर साकार करना चाहते हैं तो हमें भारतीय जनता पार्टी को भी 2047 में उसी वट वृक्ष की तरह और बड़ा करना पड़ेगा, तभी यह सपना साकार हो सकता है। हमने देखा है कि जिन राज्यों में हम सरकार में आते हैं, हम काम करते हैं, कहीं किसी काम के वश अगर वहाँ सत्ता चली जाती है तो वहाँ विकास की बातें बंद हो जाती हैं और फिर से वहाँ पर विनाश और भ्रष्टाचार फिर से शुरू हो जाता है। इसलिए हमें अस्थिर होकर बैठने का भी समय नहीं है, हमें अभी और संघर्ष करना है। इसीलिए मैं कह रहा था कि जो हमारे आज के पीढ़ी के कार्यकर्ता हैं उनको ये इतिहास भी स्मरण करने की आवश्यकता है और साथ ही साथ भविष्य के लिए संकल्प और संघर्ष करने का भी अपने अंदर संकल्प को भी लाने की आवश्यकता है। भाजपा स्थापना दिवस को लेकर रांची समेत पूरे राज्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। प्रदेश कार्यालय में पार्टी अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने पार्टी का ध्वज फहराया और भाजपा के विभूतियों को नमन किया। इस अवसर पर कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेता मौजूद रहे। उन्होंने राष्ट्र सेवा, जन कल्याण और अंत्योदय का संकल्प दोहराया। रांची के हरमू स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी का 47वां स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर आगे बढ़ती चली जा रही है और देश ने दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी आज बनने का काम किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1980 में बनी भारतीय जनता पार्टी और 2 सीट से 1984 में लोकसभा जीतने का काम किया, लेकिन तब से लेकर के अब तक इस देश के लोगों की पहली पसंद कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने कहा कि पार्टी का मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास करना है। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है कि समाज में रहने वाले अंतिम व्यक्ति के दरवाजे पर विकास की किरण को पहुंचाना है और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट लाना है।
वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन के मंत्र पर काम करती है। इस दौरान उन्होंने संगठन की मजबूती पर जोर देते हुए कई उपलब्धियां बताई। विचारधारा आधारित पार्टी, हम उस विचारधारा की पूर्ति के लिए संगठन को मजबूत करते हैं, बूथ स्तर तक संगठन को हम मजबूत करते हैं और साथ ही सेवा ही संगठन, ये मंत्र भी आप सबने देखा कोरोना काल से कि हम सिर्फ चुनाव लड़ने के मशीन ही नहीं है, बल्कि जब कभी भी देश में आपदा और विपदा आया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां आपको उपस्थित दिखे। इस मौके पर संगठन महामंत्री करमवीर सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यदुनाथ पांडे समेत बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। रांची से सहयोगी विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। भाजपा स्थापना दिवस के मौके पर रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह का भी आयोजन हुआ। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सभी का स्वागत और अभिनंदन किया। पश्चिम एशिया घटनाक्रम पर केंद्र सरकार की पैनी नजर है। दिल्ली में अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता के दौरान पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि 5 किलो के छोटे एलपीजी सिलेंडर से संबंधित शिकायतों पर ध्यान दिया गया है और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। देश में एलपीजी के पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने यह भी बताया कि झारखंड समेत देश भर में 2 दिनों के दौरान 5,500 से अधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए ताकि लोग वास्तविकता से अवगत हो सके। 5 किलो के छोटे सिलेंडर को लेकर भी कुछ रिपोर्ट आ रही थी, उसके संबंध में काफ़ी स्टेप्स भी लिए गए हैं। 5 किलो के सिलेंडर में के बारे में भी आपको मैं कहना चाहूँगी कि सफिशिएंट स्टॉक है और वैलिड आईडी प्रूफ के साथ उपभोक्ता अपने नियरेस्ट एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर 5 किलो का सिलेंडर ले सकता है। किसी भी एड्रेस प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। पिछले 2 दिनों में लगभग 5,500 अवेयरनेस कैंप लगाए गए हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश में, असम में, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। इन 550 अवेयरनेस कैंप में लगभग 6,700 5 किलो के सिलेंडर्स भी दिए गए हैं, बेचे गए हैं। पिछले 14 दिन में 6,75,000 से ज़्यादा 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की गई है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 5 किलो के सिलेंडर का एवरेज सेल जो पर डे था फरवरी के महीने में, वो लगभग 77,000 सिलेंडर था और यही सेल कल 4 अप्रैल को 90,000 से अधिक थी। सो इस डाटा के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सफिशिएंट नंबर में 5 किलो के सिलेंडर्स अवेलेबल हैं। रांची में प्रवासियों को इंडियन ऑयल की ओर से रियायती दर पर 5 किलो का छोटू गैस सिलेंडर मिल रहा है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। रांची इंडियन कार्यालय के डिविजनल एलपीजी हेड समीर सिन्हा ने बताया कि आईडी कार्ड के आधार पर आसानी से अस्थायी रूप से निवास कर रहे लोगों को छोटू सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। अभी इसमें जो 5 केजी का हमारा जो छोटू सिलेंडर है, फ्री ट्रेड सिलेंडर उसको बोलते हैं, वो ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कि जो स्पेशली हमारे माइग्रेंट लेबर हैं या जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास स्थायी एड्रेस नहीं है, वो इसका लाभ उठा सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ एक आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए और इस आईडी कार्ड के बेसिस पे आप जाके एफटीएल का कनेक्शन किसी भी इंडियन एजेंसी पे आप अपना कनेक्शन बना सकते हैं। तो आज के दौर में जहाँ पे हम लोगों ने स्थायी एड्रेस और इसके लिए जो अपने ग्राहक हैं जिनका अपना स्थायी एड्रेस है,
उनको तो गैस मिल जा रही है, लेकिन जो हमारा ये एक वर्ग है जहाँ स्टूडेंट्स हैं, जहाँ माइग्रेंट लेबर हैं, उनको सिर्फ एक आईडी कार्ड देनी है और अक्रॉस द काउंटर उनको कनेक्शन बन जाएगा और 5 kg का FTL सिलेंडर उनको मिल जाएगा। इसमें और एक खास बात यह है कि जहाँ जिस एजेंसी से उन्होंने ये 5 kg का सिलेंडर कनेक्शन लिया है, अगर इनके पास जब रिफ़िल कराना होता है, जब वो गैस ख़त्म हो जाएगी, तो उनको उसी एजेंसी में जाने की आवश्यकता नहीं है। वो किसी भी इंडियन एजेंसी में जाके दोबारा अपना रिफ़िल जो है 5 kg का वो वहाँ करा सकते हैं। इससे इन ग्राहकों के, इस वर्ग के ग्राहकों को बहुत सुविधा होगी। और ये इसकी एक मुहिम जो है वो इंडियन ऑयल ने चलाई हुई है और इसके लिए हम कैंप्स भी लगा रहे हैं, स्पेशली जहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, जहाँ पे माइग्रेंट लेबर हैं, ताकि वो इस सुविधा का लाभ उठा सकें। देश में खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं का मूल्य स्थिर रखने पर भी केंद्र सरकार का फोकस है। खाद्य मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्री शिखा ने आज बताया कि हमारे पास गेहूं और चावल दोनों का पर्याप्त स्टॉक है, जो निर्धारित बफर स्टॉक मानकों से 3 गुना अधिक है। You know that we have adequate buffer stock of both wheat and rice, almost 3 times the buffer stock norms which is there. For wheat we have around 222 LMT, and for rice we are having around 380 LMT. So both put together around 602 LMT of food stocks are available with us. समाचारों जन शिकायतों के त्वरित समाधान को लेकर राज्य सरकार गंभीर और संवेदनशील है। इस दिशा में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अवर सचिव लखन राम नायक ने डीजीपी तदाशा मिश्रा को पत्र लिखा है। पत्र के अनुसार केंद्र सरकार के CP ग्राम्स पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निष्पादन की कल समीक्षा की जानी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि शिकायतों के निपटारे के साथ साथ ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग भी आयोजित की जाएगी। गौरतलब है कि CP ग्राम्स पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां नागरिक सरकार के विभिन्न विभागों से संबंधित अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा वन क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान IED विस्फोट की घटना में एक जवान घायल हो गया है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है और एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर घायल जवान को अस्पताल पहुंचाया गया। राज्य के अधिकांश हिस्सों में कई दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के कई क्षेत्रों में 9 अप्रैल तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग जैसे जिलों में आज ओलावृष्टि की आशंका है, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कल भी इन जिलों के अलावा कोल्हान में ओलावृष्टि हो सकती है। 8 अप्रैल को भी कई क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। 6 से 9 अप्रैल के बीच हवा की रफ्तार भी तेज रह सकती है। साथ ही कुछ इलाकों में वज्रपात की भी आशंका है। अगले 2 दिनों में तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 6 अप्रैल साल 1896 को यूनान की राजधानी एथेंस में पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन हुआ था। यह आधुनिक युग में आयोजित होने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल प्रतियोगिता थी। इस ओलंपिक में 14 देशों ने शिरकत की। प्राचीन यूनान ओलंपिक खेलों का जन्म स्थान रहा है, इसीलिए एथेंस आधुनिक खेलों के उद्घाटन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प माना गया। अनेक बाधाओं और असफलताओं के बावजूद 1896 ओलंपिक का आयोजन एक बड़ी सफलता माना गया।
यह उस समय तक के किसी भी खेल आयोजन की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी थी। पैन एथेनिक स्टेडियम वह मुख्य स्टेडियम था जो पहले ओलंपिक का गवाह बना। यूनानियों के लिए सबसे मुख्य उनके देशवासी स्पिरिडिन लुई की मैराथन विजय थी। सबसे सफल प्रतियोगी जर्मन पहलवान और जिम्नास्ट कार्ल शुमेन थे, जिन्होंने 4 स्पर्धाओं में जीत हासिल की थी। इस पहले ओलंपिक का समापन 15 अप्रैल को हुआ था। कोडरमा में सामाजिक जिम्मेदारी की एक प्रेरणादायक मिसाल सामने आई है। जिला प्रशासन ने जरूरतमंदों की मदद के लिए वस्त्र दान और पुस्तक दान अभियान की शुरुआत की है। कपड़े जो आपके काम के नहीं, वो किसी और के लिए बेहद ज़रूरी हो सकते हैं, और किताबें जो आपने पढ़ ली वो किसी और के सपनों को दिशा दे सकती हैं। इन्हीं संदेशों के साथ कोडरमा के झुमरी तलैया नगर परिषद क्षेत्र में जिला प्रशासन की ओर से वस्त्रदान और पुस्तकदान अभियान की शुरुआत की गई। उपायुक्त ऋतुराज और नगर परिषद अध्यक्ष रमेश हर्षदान ने अभियान वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एक ठंड के मौसम से पहले और एक गर्म के मौसम से पहले, ताकि दोनों ही तरीके के कपड़े हम लोगों को मिल जाए। पिछली बार का कार्यक्रम हमारा ये सितंबर में कराया गया था और मुझे लगता है कि बहुत ही बृहद तरीके से हम लोगों ने अलग अलग वार्ड्स में किया। लोगों ने बढ़ चढ़ के सहभागिता दिखाई और लास्ट में जब खत्म हो गया तो भी लोग बोले कि हमें कई बार जानकारी नहीं मिली। तो इस बार हम लोगों ने सारे वार्ड पार्षदों को जिम्मेदारी दी कि एक एक वार्ड में वो वार्ड समितियों के साथ बैठक करेंगे और जो शेड्यूल दिया गया है तो शेड्यूल के अनुसार गाड़ियां जब जाएंगी तो वो पहले से ही वस्त्र और पुस्तक पहले से कलेक्ट करके रखेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हो, इस बार इसको और सक्सेसफुल तरीके से बृहद तरीके से कर सके। इस अभियान में जनप्रतिनिधियों के साथ साथ आम लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। सभी वार्ड पार्षदों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों को भी इसमें जोड़ा गया है। नगर परिषद अध्यक्ष रमेश हंसदार ने कहा कि इस अभियान से सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा मिलेगा। वहीं उपाध्यक्ष मनोहर राम ने भी लोगों से बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। शरीर पर वस्त्र नहीं रहता था, वैसे लोगों को हम लोग वस्त्र दे रहे हैं और वस्त्र में क्वालिटी है। और बहुत जगह स्टेशन में भी देखते हैं, बहुत जगह लोग वैसे घूमते हैं, तो वो लोग को लाभ है और ये लाभ दिलाने के लिए नगर परिषद कटिबद्ध है। और दूसरा चीज़, जो किताब का जो बात आया है, तो ये बहुत बड़ी पहल है और बहुत अच्छी पहल है। नगर वासियों से भी आग्रह करना चाहते हैं, मुहिम में पुण्य का भागी है। जितने लोगों का, आम गरीब आदमी जो हसाए लोगों को लाभ मिलेगा। जितने जनप्रतिनिधि वार्ड पार्षद से भी आग्रह है कि सब ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को जोड़ें और इस मुहिम को सफल बनाएं। यह पहल न सिर्फ ज़रूरतमंदों की मदद करेगी, बल्कि समाज में सहयोग और संवेदनशीलता की भावना को और भी मजबूत बनाएगी। कोडरमा से खजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल ने प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता का दिया मंत्र। नवाचार से चुनौतियों के समाधान और शोध के लैब से लैंड तक की यात्रा को साकार करने पर जोर। भाजपा के स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रम। रांची में मिलन समारोह। आदित्य प्रसाद साहू और बाबूलाल मरांडी बोले, लोगों की पहली पसंद भाजपा, देश को पार्टी पर भरोसा। देश में पर्याप्त एलपीजी स्टॉक। झारखंड समेत देश भर में 2 दिनों के दौरान 5,500 से अधिक जागरूकता शिविर। रांची में प्रवासियों को दिए जा रहे छोटे सिलेंडर। और राज्य के कई क्षेत्रों में 9 अप्रैल तक बारिश का पूर्वानुमान। रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग समेत आसपास के जिलों में ओलावृष्टि की आशंका। तापमान में गिरावट के आसार।